नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 4 दिसंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर और आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो होगा। ये आज इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल डिस्कस करना है मुझे। आईआर से संबंधित वो आर्टिकल है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में हमारे प्रधानमंत्री जी मिले हैं मालदीव के राष्ट्रपति से, तो उस चीज़ को ज़रा हम डिटेल में आज समझ लेंगे, जिससे आईआर का आपका मदद मिल जाएगा। जो 69 देने जा रहे हैं उनको भी और जो 70 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी। ओके, उसके अलावा एक मंदिर समूह पर भी आज न्यूज़ होगा। तमिलनाडु के मंदिर, मतलब दक्षिण भारत के द्रविड़ शैली और नॉर्थ भारत के जो नागर शैली होती है, इसके बीच में अंतरों को भी हम लोग समझेंगे। और एमपी में जो चर्चा में योजना थी जिसके आधार पर बीजेपी ने पूरा एमपी इस बार फतह कर लिया, बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि बीजेपी हार जाएगी एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, तीनों राज्य उसने उलट कर रख दिया। तो लाडली बहन योजना बहुत ज़्यादा चर्चा में है, उसको भी ज़रा सा समझ लेंगे। एनसीआरबी का रिपोर्ट है, बहुत सारे न्यूज़ हैं आपके लिए। शुरू करते हैं हेडलाइन से, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बीपीएससी के लिए मुझे लगता है न्यूज़पेपर डिस्कशन में सबसे अच्छा मैं करवाने की कोशिश करता हूँ और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं यहाँ से सवाल। हेडलाइन क्या है तो वही है, बीजेपी स्वीप हिंदी बेल्ट। हिंदी बेल्ट में बीजेपी ने सबको पछाड़ दिया है, अब कोई भी राज्य बचा ही नहीं है हिंदी बेल्ट में। एक ऊपर में जाएंगे तो आपको पंजाब भी दिखेगा जहाँ पर नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, और बिहार अभी तक नहीं जीत पाए हैं ये हिंदी बेल्ट में। बिहार छोड़कर बाकी सारे राज्य ये जीत लिए गए हैं, और एमपी, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये सारे के सारे बीजेपी के आ गए हैं। तो फिर से 2018 के समय जो था, 2018 में बीजेपी कांग्रेस ने जीता था एमपी और राजस्थान, तो वो वाला स्थिति फिर से हो गया है कि फिर से बीजेपी की सरकार सभी जगह वो बन गई है। देखिए, ये राजनीति के न्यूज़ हैं, इससे हमें तो कोई खास मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना आसान नहीं रहा अब इन लोगों के लिए, क्योंकि ज़मीनी स्तर के मुद्दे आपको मैं बताता हूँ, 2 मिनट लूँगा बस। जैसे राजस्थान का अगर आप देखेंगे और छत्तीसगढ़ का देखेंगे, पता है आपको यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा क्या था? पेपर लीक और क्राइम अगेंस्ट वुमेन। राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा था महिलाओं के विरुद्ध अपराध और पेपर लीक, और छत्तीसगढ़ में पेपर लीक और धांधली। आप यूट्यूब पर जाके छत्तीसगढ़ की परीक्षा को बस सर्च कीजिए, आपको सारे धांधली वाले ही वीडियो मिलेंगे। टॉप वीडियो सारे धांधली वाले, जिसमें वो बच्चे टॉप कर गए जिन्होंने कुछ लिखा नहीं था कॉपी में। ये पिछले 5 साल से चल रहा था। वहीं यूपी का अगर आप देखेंगे तो यूपी में धांधली कम हुई है। तो यूपी का मॉडल आगे करके बीजेपी ने इन राज्यों में पेपर धांधली और इन सब चीज़ों के खिलाफ अच्छी बढ़त बना ली थी। ज़मीनी मुद्दे हैं ये, इन मुद्दों को आप राष्ट्रवाद से नहीं जोड़ सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं केवल राष्ट्रवादी मुद्दों पर जीती है ना। देखिए, जो जीती है वो जीती है, जो हारे हैं वो हारे, अपनी गलती से हारे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने आज के आर्टिकल पर चलते हैं। आज का आर्टिकल क्या है? देखिए, COP 28 की मीटिंग हो रही है कहाँ पर, तो दुबई में हो रही थी। वहीं पर हमारे प्रधानमंत्री जी गए थे, तो वहीं पर मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोइज़ू, उनसे मुलाकात हुई और भारत एग्री कर गया है कि हम अपने ट्रूप्स जो है वो मालदीव से हटा लेंगे। अब आपके मन में ये आना चाहिए कि हमारे ट्रूप्स जो हैं, सैनिक जो है, वहाँ पर कर क्या रहे थे। तो दरअसल मैं आपको मालदीव का लोकेशन दिखाता हूँ और पूरा का पूरा आपको मामला समझा देता हूँ। देखिए, मालदीव देश का लोकेशन है, ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये मालदीव है। चावल के दानों के जैसे बिखरा हुआ है ना, ये मालदीव है। मालदीव से विषुवत रेखा भी गुजरती है, ये भी ध्यान में रखिएगा। मालदीव के जो छोटे छोटे आइलैंड है ना, इसी से बना हुआ मिलकर देश है ये। और एक चीज़ मैं बताता हूँ कि जो ग्लोबल वार्मिंग की हम लोग बात करते हैं, जब समुद्र स्तर बढ़ने की हम लोग बात करते हैं, तो समुद्र स्तर बढ़ने के साथ ही जो वो देश हैं जो उनकी डूबने की संभावना जताई जा रही है, उन्हें मालदीव भी टॉप पर आता है। मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट से चर्चा कर रही थी कुछ दिन पहले ही कि आप ऐसा कीजिए, अगर हमारा देश डूब जाएगा तो हम आपके यहाँ जो आपका आइलैंड खाली पड़ा हुआ है उसमें शिफ्ट हो जाएंगे सारे के सारे। तो मालदीव के लोग जो हैं वो खुशहाल जीवन जीते हैं क्योंकि समुद्र है, पर्यटन उसका मुख्य आधार है। अब यहाँ पर भारत के सैनिक क्या कर रहे थे, तो देखिए यहाँ पर आइलैंड है, हिंद महासागर बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर लक्षद्वीप तो अपने पास है, इधर अंडमान निकोबार भी है। ये एरिया जो पूरा खाली होता है, इस पर नज़र रखने के लिए मालदीव एक सबसे फेवरेट जगह होती है। यहाँ पर हमारे निगरानी वाले रडार रखे रहते थे, कुछ जहाज़ थे, टोही विमान थे, जिसकी देखरेख करीब में 70 भारतीय सैनिक वहाँ पर मौजूद थे जो इन चीज़ों को देखरेख करते थे और ऑपरेट करते थे। इसी के कारण से वहाँ पर मोहम्मद मोइज़ू ने एक एंटी इंडिया कैंपेन रन किया था अपने चुनाव प्रचार के दौरान, जिसमें उन्होंने बोला था कि इंडिया आउट कैंपेन के द्वारा कि हमारी सरकार जब बनेगी, उन्होंने जनता से प्रॉमिस किया था तो हम भारत को बाहर कर देंगे यहाँ से। इससे पहले की जो सरकार थी
उसको भारत समर्थित सरकार मानी जा रही थी। अभी की जो सरकार है इसको चीन समर्थित सरकार मानी जा रही है। अगली बार हो सकता है फिर से भारत समर्थित सरकार आ जाए। तो ये चेक एंड बैलेंस चलता रहता है यहाँ पर भी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ा झटका जरूर है, क्योंकि मोहम्मद मोइजू जो हैं, देखिए मालदीव में आज तक जो भी राष्ट्रपति बनता था या पद पर आता था वो सबसे पहली यात्रा भारत की करता था, लेकिन ये भारत की यात्रा करके नहीं तुर्की की यात्रा करने चले गए थे। तुर्की और भारत के रिलेशन अच्छे नहीं हैं। चीन के साथ भी इनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन भारत के साथ ये संबंधों को कम करना चाहते हैं। चलिए इसी को देखते हुए भारत और मालदीव के संबंध को पूरा पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मालदीव में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चीनी समर्थक उम्मीदवार का चयन भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऐतिहासिक रूप से मालदीव में वर्ष 1968 से एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली थी, जो वर्ष 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र परिवर्तित हो गई। वहाँ पर एकीकृत एक राष्ट्रपति की प्रणाली थी, जो 2008 में बहुदलीय मतलब एक से ज़्यादा दल अब वहाँ पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव को जीतते हैं। तब कोई भी राष्ट्रपति जो वर्तमान में पद पर है दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ। इस बार यह स्थिति भारत के लिए चिंतनीय हो गई है। मालदीव की चुनावी प्रणाली फ्रांस के समान है। किसके जैसा है? फ्रांस के जैसा है, जहां विजेता को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। यदि पहले राउंड में कोई भी इस आंकड़ा को पार नहीं कर पाता है तो चुनाव का फैसला दूसरे राउंड में शीर्ष 2 उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए वोटों के आधार पर किया जाता है। मालदीव में जो सिस्टम है राष्ट्रपति के चुनाव का, वो कौन सा सिस्टम है? तो वो है आपका फ्रांस वाला सिस्टम। इसको अध्यक्षीय प्रणाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? अध्यक्षीय प्रणाली। और अपने यहाँ जो है उसको क्या कहा जाता है? संसदीय प्रणाली कहा जाता है। संसदीय प्रणाली वाले देशों में जैसे भारत और पाकिस्तान हो गया, तो यहाँ पर प्रधानमंत्री आपको सर्वश्रेष्ठ पद पर दिखेंगे, कर्ता धर्ता दिखेंगे। लेकिन अध्यक्षीय प्रणाली वाले शासन में आपको राष्ट्रपति कर्ता धर्ता के रूप में दिखेंगे। इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और जो रूस है उसके राष्ट्रपति और मालदीव के राष्ट्रपति का आप नाम सुनते हैं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं सुनते हैं। ये डिफरेंस ध्यान में रहेगा। आगे क्या लिखा हुआ है कि भारत और मालदीव के संबंधों का इतिहास थोड़ा सा देखते हैं, एक एक करके समझिएगा, चीज़ों को याद रखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। ओके, दोनों देशों के बीच इक्विवेरियन दोस्ती एक था, वो ऑपरेशन शील्ड जो वर्ष 2021 में शुरू हुआ, जैसे रक्षा सहयोग के अभ्यास हैं, ये सब वो अभ्यास हैं जो भारत और मालदीव के बीच में होते हैं। भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF के लिए सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो मालदीव की सेना है, राष्ट्रीय रक्षा बल है, उसके सेना के जवानों को भी ट्रेनिंग कौन देता है? तो भारत देता है। आपको पता नहीं होगा, भारत बहुत सारे देशों के आर्मी ऑफिसर्स को और डिप्लोमेट्स को ट्रेंड करता है। जैसे अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स को भारत ट्रेंड करता है। कई सारे अरेबियन कंट्रीज़ के जो सैनिक बल हैं उनको भी भारत सरकार क्या करती है? ट्रेनिंग देती है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भी सऊदी अरब को जो सैनिक है उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है। इसी के तहत हम मालदीव के सैनिकों को ट्रेनिंग देते हैं। भारत में भूटानी और नेपाली आर्मी के भी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। ओके, पुनर्वास केंद्र क्या है? भारत तथा मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण तट संरक्षण परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। अड्डू में भारत की सहायता से एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया। अड्डू क्या है? तो अड्डू एक द्वीप है जो मालदीव के दक्षिण में स्थित है। ओके, यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल व संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा क्रियान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना। ओके, आर्थिक सहयोग, पर्यटन। मालदीव के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? पर्यटन। वहाँ पर देखा होगा आपने, हमारे एक्टर्स एक्ट्रेस काफ़ी जाते रहते हैं मालदीव घूमने के लिए, फ़ोटो डालते रहते हैं। बहुत सुंदर बीच, दुनिया के सबसे खूबसूरत बीच और इन चीज़ों के लिए फेमस है। लेकिन वहाँ पर गर्मी खूब पड़ता है मालदीव में, आपको ये पता होना चाहिए। विषुवत के समीप है तो गर्मी तो पड़ेगा ही निश्चित रूप से, है ना। पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अनेक भारतीयों के लिए एक प्रमुख पर्यटन स्थल, अन्य के लिए रोजगार का गंतव्य बन गया है। अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी एफकॉन्स ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। माले के जो द्वीप हैं अलग अलग, उन सभी को जोड़ने के लिए भारत की एक कंपनी है एफकॉन्स। इसने आज तक का सबसे बड़ा बुनियादी ढांचा परियोजना कहाँ पर शुरू किया? तो मालदीव में शुरू किया था। भारत 2021 से मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। 22 जुलाई 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच में द्विपक्षीय USD मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए। USD मुद्रा स्वैप समझौता क्या होता है कि आपस में एक दूसरे की करेंसी को हम लोग क्या करते हैं? स्वैप करते हैं, अपना दे दो उसका ले लो। इससे क्या होता है? उसके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में उसको मदद मिलती है, इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं मदद मिलती है।
भारत मालदीव संबंधों को तब क्षति पहुंची जब मालदीव ने 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कर लिया था। 2017 में जो सरकार थी वो भी भारत विरोधी सरकार थी। 2018 में जो वर्तमान की सरकार जो हटी है वो बनी थी, और ये सरकार अभी 2023 तक चली थी, और 2023 में फिर से भारत विरोधी सरकार वहाँ पर स्थापित हो गई है। ये आप उसका लोकेशन देख सकते हैं। मूलभूत ढांचा क्या है, तो देखिए परियोजना भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत। क्रेडिट लाइन क्या होता है? क्रेडिट लाइन किसी को पैसा दिया नहीं जाता है। किस प्रकार से होता है जरा समझिएगा। जैसे मैंने बोला कि मैंने श्रीलंका को क्रेडिट लाइन दिया हुआ, भारत ने बोला, तो भारत क्या करेगा, अपने बैंक अकाउंट में श्रीलंका के नाम से 100 रुपया मान लीजिए रख देगा। 100 रुपये की क्रेडिट लाइन दिया है तो अब श्रीलंका सरकार को जब भी भारत से मदद चाहिए होगी तो इस 100 रुपये में से उसको अपने आप मिल जाएगा। ठीक ना, ये क्रेडिट लाइन कहलाती है। ओके, क्या लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना के तहत एक वर्ष में 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिए एक नया टर्मिनल जोड़ा जाएगा। अगला है कि 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट का उद्घाटन भी किया गया था। एनसीपीएलई मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है, जिसमें क्या किया जाए, नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट की पढ़ाई वहाँ पर की जाएगी। ये भारत द्वारा सबसे बड़ी अनुदान पर आधारित परियोजना थी। ओके, ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना, इसमें 6.74 किलोमीटर लंबा पुल माले और एवं इसके आसपास के विलंगली गलीहाफाल्फू थिलाफुसी द्वीपों के बीच कांजेव लिंक शामिल होगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, दरअसल में द्वीपों का देश है मालदीव, छोटे छोटे आइलैंड हैं, तो बहुत सारे पुल बनाने पड़ते हैं सारे द्वीपों को जोड़ने के लिए। तो भारत सरकार 6.74 किलोमीटर का लंबा पुल बना रही है, जो क्या करेगी, तो माले के आसपास के जो द्वीप उनको जोड़ने का काम करेगी। इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के क्रेडिट लाइन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। फिर से आ गया क्रेडिट लाइन, अब तो समझ जाएंगे आप अनुदान और क्रेडिट लाइन में अंतर क्या होता है। यह न केवल भारत द्वारा मालदीव में क्रियान्वित की जा रही सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि कुल मिलाकर मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा का परियोजना भी यही है। चीन का भी बहुत बड़ा निवेश है वहाँ पर। मालदीव में विभिन्न ऑपरेशन भारत सरकार ने किए थे। ऑपरेशन कैक्टस राजीव गांधी जी के सरकार के समय में किया गया था। भारतीय सेना वहाँ पर गई थी और वहाँ पर तख्ता पलट की कोशिश हो रही थी, उसको भारतीय सेना ने रोका था। ओके, ऑपरेशन नीर 2014 में चलाया गया था, जिसमें पेयजल दिया था भारत सरकार ने मालदीव को, क्योंकि वहाँ पर पीने के पानी की संकट हो गया था। चारों तरफ से समुद्र है, तो पीने का पानी कहाँ से मिलेगा उनको, इसलिए उनको पानी का हमेशा आयात करना पड़ता है बाहर से। ऑपरेशन संजीवनी, भारत ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत कोविड-19 से निपटने के सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की पूर्ति भी की थी, लेकिन ये सारे के सारे भूल गए। ये भारत मालदीव संबंध चीन का मुद्दा क्या है, चीन का अवसंरचना बहुत ज़्यादा निवेश है वहाँ पर। मालदीव सरकार का पक्ष भी वहाँ पर है, चीन के साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन हैं उनके। बुनियादी ढांचों में उनका निवेश है। BRI का भी मालदीव भागीदार है और मालदीव सपोर्ट करता है चीन के BRI पॉलिसी को। ओके, चीन ने स्ट्रिंग ऑफ द पल्स पहल के हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाह, हवाई अड्डे, पुल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों के विकास सहित विभिन्न परियोजना वित्त पोषण निर्माण में भूमिका निभाई है, और इसके कारण से स्ट्रिंग ऑफ पल्स का हिस्सा कौन है, तो मालदीव भी है। मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव, चीनी समर्थक रुख के कारण मालदीव को पारंपरिक विदेश नीति में बदलाव आया। जब पूर्व में भारत की ओर अधिक झुकी हुई थी, अब किसकी ओर झुक गई है, तो चीन की ओर अधिक झुकी हुई प्रतीत होती है। भारत की चिंताएं क्या है, श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव, इन सभी जगहों पर चीन की अगर घुसपैठ बढ़ जाएगी तो भारत के लिए सामरिक रूप से क्या होगा, सामरिक रूप से क्षति पहुंचेगा हमें। हिंद महासागर में जो हम नज़र रख पा रहे थे अच्छे से, वो हम नज़र नहीं रख पाएंगे और वो हम पे नज़र रख सकते हैं। भारत का प्रत्युपाय क्या है, भारत ने मालदीव और अन्य हिंद महासागर देशों के साथ अपने राजनयिक व रणनीतिक संबंधों को मजबूत किया है। इससे संबंध क्षेत्र में अपने व्यापक प्रभाव के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की है। आधारभूत अवसंरचना वगैरह में भी हम क्या कर रहे हैं, हम निवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। नेबरहुड फर्स्ट की भी हमारी नीति है कि भाई पड़ोसियों को पहला प्राथमिकता देना चाहिए। राजनीतिक विकास क्या है, तो 2018 में जो सरकार बनी थी मोहम्मद सोलेह की सरकार, जो विपक्ष की अभी पार्टी हो गई है, उनकी जब सरकार बनी थी तो भारत की तरफ झुकाव हो गया था, क्योंकि भारत समर्थित पार्टी मानी जाती थी उसको। ओके, तो अब तो वो सरकार चली गई है। मोहम्मद मोइजू बने हैं, जब से आए हैं तब से हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। चलिए अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ देखते हैं आज का क्या। अगला न्यूज़ है एक्सपर्ट टीम टू राइट हिस्ट्री ऑफ 26 टेम्पल इन तमिलनाडु। एक्सपर्ट का एक टीम बनाया गया है जो तमिलनाडु के 26 मंदिर हैं उसका हिस्ट्री फिर से लिखा जाएगा। ओके, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, उत्तर भारत में आपको पुराने मंदिर कम दिखेंगे, ना के बराबर में दिखेंगे, क्योंकि जो इन्वेडन हुआ, जो राजा थे अलग अलग अफ़गानिस्तान से और वहाँ दूसरे जगहों से इस्लामिक राजा आए, इस्लामिक शासक आए। इस्लाम ने इन्वेड नहीं किया था, इस्लामिक शासकों ने इन्वेड किया था।
जब बाबर आया तो उसने ये नहीं देखा कि दिल्ली में कौन हिंदू रह रहा है मुस्लिम रह रहा है। नादिर शाह जब आया तो ये नहीं देखा दिल्ली में हिंदू रह रहा है मुस्लिम रह रहा है, सबके गले काट दिए उसने। तो ये मैं बता रहा हूँ, जब उनका इन्वेजन हुआ तो उन्होंने बड़े स्तर पर मंदिरों को तोड़ा। और दूसरा, औरंगजेब के तहत एक विभाग की भी स्थापना की गई थी जो अलग से मंदिर तोड़ने का काम करती थी। तो उत्तर भारत में आपको पुराने मंदिर ना के बराबर में मिलेंगे। जैसे अटाला का मस्जिद है, अटाला का मस्जिद आपने नाम सुना होगा, अटाला मस्जिद। ये पता है क्या है आपको, मैं बताता हूँ। अटाला देवी का मस्जिद भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर अटाला देवी का मंदिर था, वहाँ पर मस्जिद बना दिया गया। जैसे केशव देव मंदिर अगर आप देखेंगे, मथुरा जाकर देखेंगे, मैं गया था पिछले साल जून जुलाई में, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें अगर आप देखेंगे वहाँ पर जाकर, तो वहाँ पर भी आपको वही दिखेगा, केशव देव के मंदिर के ऊपर में मस्जिद का डोम बना हुआ है। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। तो उत्तर भारत में आपको मंदिर ना के बराबर में दिखेंगे। पुराने मंदिर की मैं बात करूँ, छोटा मोटा कहीं दिख सकता है, जो भी दिखेगा वो रीबिल्ड किया हुआ दिखेगा। लेकिन दक्षिण भारत में इन्वेजन हुआ भी तो कम हुआ, ठीक ना, और वहाँ पर मंदिर बच गए जो पुराने मंदिर थे। और वहाँ के मंदिर को केवल मंदिर मत मानिएगा, वहाँ के मंदिर वहाँ का सोशल इकोनॉमिक चीज़ों को भी डिसाइड करता है। आपको ये पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में मंदिर के लिए एक अलग से मंत्रालय होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ के मंदिर बहुत ही ज़्यादा समृद्ध और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। एक एक मंदिर का गोपुरम का जो इलाका है, गोपुरम अभी मैं समझाऊंगा आपको। जैसे ये मंदिर है, इसके 4 दीवारी होती है, प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम बड़ा ही भव्य बनाया जाता है। तमिलनाडु के एक मंदिर का मैं नाम भूल रहा हूँ, उस गोपुरम के अंदर पूरा का पूरा शहर जैसा बसा हुआ है, इतना बड़ा उसका 4 दीवारी है, ठीक है। तो अब उन मंदिरों का इतिहास लिखा जाएगा। वो मंदिर न केवल कल्चरल रूप से, आप केवल हिस्ट्री के रूप से मत, इसको कल्चर के रूप से मत देखिएगा किसी एक धर्म रिलीजन से जोड़कर, बल्कि हमारे सांस्कृतिक रूप से हमारे बहुत ज़्यादा हमें समृद्ध बनाता है, क्योंकि वो बहुत सारा इतिहास, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथ्स, इनको समेट कर बैठे हुए हैं। किस प्रकार से बनाया होगा उन मंदिरों को। बृहदेश्वर का जो मंदिर है, बृहदेश्वर का जो मंदिर है, चोल मंदिर जिसको कहा जाता है, वो मंदिर इसी ढांचे में है, पिरामिड नुमा में है। आपको ये पता होना चाहिए, इस मंदिर को बनाने के लिए, जोड़ने के लिए किसी भी चीज़ का उपयोग नहीं किया गया है, ना तो किसी सीमेंट का, ना किसी भी चीज़ का नहीं, केवल और केवल पत्थर के ऊपर पत्थर रख को इस मंदिर को बनाया गया है। इसका जो ऊपरी हिस्सा है, इसको बनाने के लिए 30 किलोमीटर लंबा रोप लगाया गया था, तब जाके ये बड़ा सा स्टोन जो है वो मंदिर के सर तक पहुँच पाया था, ऊपर तक पहुँच पाया था। तो मंदिर का आर्किटेक्चर भारत में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पढ़ना है आपको, क्योंकि बीपीएससी मेंस में पूछा जाता है, पीटी में भी, यूपीएससी में भी और बीपीएससी में भी फेवरेट सवाल होता है। तो द्रविड़ शैली के मंदिर, इसको क्या कहा जाता है बंधुओं, द्रविड़ शैली कहा जाता है, ठीक है, दक्षिण भारत के मंदिर को। उत्तर भारत के, दक्षिण भारत के मंदिर मतलब कृष्णा नदी से लेकर कावेरी नदी तक का हिस्सा, कृष्णा नदी से कावेरी नहीं, सॉरी कावेरी नहीं, कृष्णा से लेकर कन्याकुमारी तक का जो हिस्सा है, कन्याकुमारी तक का हिस्सा, उसमें आपको द्रविड़ शैली के मंदिर दिखेंगे। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, अभी मैं ले चलूँगा डिटेल में, और जो मैं एक एक लाइन कह रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक के रीजन में आपको द्रविड़ शैली के मंदिर दिखेंगे। उत्तर भारत का जो मैदान है, जिसमें आपको, अगर गुजरात के पास चले जाएंगे, गुजरात के पास में आपको सोलंकी शैली या गुजरात शैली के मंदिर दिखेंगे। नीचे थोड़ा सा आएंगे तो उड़ीसा में आपको उड़ीसा शैली के मंदिर दिखेंगे। ये नागर शैली की उपशैलियाँ हैं। सोलंकी शैली कहाँ पर दिखेगी, सोलंकी शासक हुए थे गुजरात में, तो गुजरात में दिखेगा। उड़ीसा में आपको उड़ीसा शैली दिखेगी। मध्य प्रदेश में खजुराहो वगैरह जो है वो भी आपके नागर शैली के मंदिर के उदाहरण हैं। नागर नॉर्थ, एन फॉर नॉर्थ, एन फॉर नागर। द्रविड़ दक्षिण भारत के संस्कृति मंदिर हो गया। लेकिन बीच में एक और आती है जिसको कहा जाता है बेसर या बेसरा, बेसर शैली कहा जाता है इसको। नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों की विशेषताओं को मिलाकर बेसर शैली का उद्भव हुआ था। बेसर का मतलब होता है खच्चर, गधे और घोड़े के मिलन से जो चीज़ बनता है वो होता है बेसर, खच्चर होता है वो, ठीक ना। तो द्रविड़ और नागर शैली के मिश्रण से जो बना, मिश्रण से बनता है कोई चीज़, तो वो क्या कहलाता है, वो है आपका बेसर शैली। बेसर शैली के मंदिरों में दोनों के आपके विशेषता देखने को मिलेगी। नागर शैली की भी विशेषता दिखेगी उसमें आपको, और जो द्रविड़ शैली है उसकी भी विशेषता दिखेगी। अभी द्रविड़ शैली की शुरुआत अगर मूल रूप से आप देखेंगे तो शोर टेम्पल जो आपने सुना होगा, मामल्लपुरम,
मामल्लपुरम, मामल्ला जो आपने सुना होगा, उसका जो शासक था मामल्ल जिसको कहा जाता है, उसके द्वारा शुरुआत छोटे स्तर पर की गई थी, जिसमें एकाश मंदिर कुछ कुछ बनाए गए थे। जो कहाँ पर दिखता है आपको, तो मामल्लपुरम तमिलनाडु में आपको कोस्टल ये जगह है, वहाँ पर आपको देखता है, जिसमें आपको पांडवों के रथ के मंदिर दिखते हैं। रथ मंदिर, शोर मंदिर जो आपने सुना है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। द्रविड़ शैली का मूल रूप से उद्भव माना जाता है चोलों के साथ, ठीक ना, इसीलिए कई बार चोल मंदिर भी इनको कहा जाता है, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही धनाढ़ थे। चोल शासक बहुत प्रतापी शासक थे। उन्होंने इतना सारा युद्ध लड़ा और इतना ज़्यादा लूटा इंडोनेशिया, श्रीलंका को, इतना ज़्यादा इन्वेड किया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, कि सारा धन उठाकर ले आते थे भारत और उसको मंदिर बनाने में इन्वेस्ट करते थे। मंदिर बनाने में राजा क्यों इन्वेस्ट करते थे, वो भी सुनिएगा। जब आप आर्ट एंड कल्चर, मंदिर से जुड़ी हुई चीज़ों को लिखेंगे तो वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, ये मंदिर जो होती थी ये कहीं ना कहीं राजा जो होता था वो इसलिए इसका निर्माण करवाता था क्योंकि उसके कारण से राज्य में रोजगार व अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती थी। अब ये कैसे होगा भाई, तो मंदिर जो होता है वो पर्यटन का केंद्र होता है, वहाँ पर लोग आएंगे तो मार्केट बसेगा, मार्केट बसेगा तो उद्योग धंधे विकसित होंगे, उद्योग धंधे बस विकसित होते हैं तो लोगों को काम मिलता है। इसके अलावा मंदिर बनाने में जो समय लगेगा और जो उसमें अर्थ लगेगा, पैसा लगेगा, वो भी राज्य के लोगों को ही जाएगा। तो मंदिर धार्मिक से ज़्यादा सामाजिक व आर्थिक उद्भव के लिए जरूरी हो गया था दक्षिण भारत में। इसीलिए आपको जितने दिखेंगे, राष्ट्रकूट से लेकर उसके बाद से चोल से लेकर पांड्य से लेकर जितने शासक आपको दिखेंगे, सब मंदिर बनाते हुए दिखेंगे आपको। अब मंदिर कोई छोटे स्तर के मंदिर नहीं, मीनाक्षी मंदिर जो है उसका करीब में 4 या 5 किलोमीटर का कॉरिडोर है। आप इमेजिन कीजिए जरा कितना बड़ा कॉरिडोर होगा। तो मंदिर जब आप आंसर में लिखें आर्ट एंड कल्चर में, तो उसमें ये लिखिएगा कि सामाजिक आर्थिक केंद्र ज़्यादा होते थे ये। सामाजिक केंद्र में विवाह, उसके अलावा और भी उत्सव मनाए जाते थे वहाँ पर, और उससे क्या होता था, अर्थव्यवस्था रन करती थी उस राज्य की। जो राज्य जितने समृद्ध वहाँ पर उतने मंदिर, या जहाँ पर जितने मंदिर वो उतने समृद्ध। इसलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट आज भी मंदिर के लिए अलग से मंत्रालय बनाती है और उसकी देखरेख बहुत अच्छे तरीके से की जाती है। अब चलते हैं अंतरों को समझने के लिए। द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली कृष्णा से कन्याकुमारी तक मंदिर पाए जाते हैं। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं सदी में हुई। सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं सदी तक बनी रही। 18वीं शताब्दी तक द्रविड़ शैली की जीविता बनी रही। उसके बाद कोई नए मंदिर वहाँ पर स्थापित नहीं हुए हैं। सब उसकी खासियत मैं बताऊंगा, धीरे धीरे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये आपका आर्ट एंड कल्चर का GS 1 का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करवा रहा हूँ। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्रकार, 4 दीवारी, अभी मैंने बताया, गोपुरम प्रवेश द्वार, वर्गाकारी अष्टकोणीय गर्भगृह, गर्भगृह का मतलब जहाँ पर मंदिर के प्रमुख देवता निवास करते हैं, पिरामिड नुमा शिखर, मंडप, नंदी मंडप, विशाल संकेतित प्रांगण या अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल है। 8 कोण वाला मंदिर का संरचना इसमें शामिल होता है। पिरामिड जब मैं बोल रहा हूँ तो पिरामिड किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से होता है। पिरामिड आकार में क्यों बनाया जाता है ऊंची इमारतों को, तो ऊंची इमारतों को जब भी बनाया जाता है कोशिश किया जाता है कि पिरामिड आकार में बने या फिर ट्रायंगल का आकार दिया जाए कहीं न कहीं। आप बुर्ज खलीफा को देखिए, उसका बेस आपको चौड़ा दिखेगा और ऊपर आपको संकीर्ण दिखेगा। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें ट्रायंगल एक शामिल होता है। तो जितना मजबूत आपको ढांचा बनाना है तो उसको आप पिरामिड नुमा या ट्रायंगल नुमा आकार देने की कोशिश करते हैं। ओके, अगला क्या है कि द्रविड़ शैली के मंदिर बहुमंजिला होते थे, एक से ज़्यादा मंदिर होते थे। पल्लवों ने द्रविड़ शैली को जन्म दिया, पल्लवों ने जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाई को हासिल किया और विजयनगर काल में तो यह ह्रासमान हो गई। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला व चित्रकला का संगम हो गया। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर चोल शासक राजराज द्वारा निर्मित 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। तंजौर का जो बृहदेश्वर का मंदिर है भगवान शिव शंकर का मंदिर है, ये भी ध्यान में रखिए, कई बार ये भी पूछ लेता है। शिव मंदिर है ये। चोल शासक शैव को मानते थे, ठीक ना, शैविज्म को फॉलो करते थे। नैनार, क्या बोलते हैं उसको, नैनार, नैनार। और जो आंदोलन हुआ था दक्षिण भारत में नैनार को, और ये आंदोलन में शैव के पालन करने वाले लोग थे चोल, इसलिए उन्होंने चोल मंदिर में शैव को ज़्यादा इन्होंने प्राथमिकता दी थी। अगला क्या है, द्रविड़ शैली के अंतर्गत आगे के नायक शैली का जन्म हुआ। नायक शैली द्रविड़ की ही उपशैली है, जिसका उदाहरण मीनाक्षी मंदिर मदुरई, रंगनाथ मंदिर श्रीरंगपुरम तमिलनाडु, रामेश्वरम मंदिर, इन सब में आपको क्या दिखता है, तो आपको द्रविड़ का नायक शैली आपको दिखता है। ओके, ध्यान में रखिएगा इन चीज़ों को। आगे क्या बढ़ते हैं, नागर और द्रविड़ शैली में मुख्य अंतर क्या है। अब देखिए ये नागर शैली का मंदिर है,
इसमें एक आमलक होगा, ये मंडप है, उसके बाद से ये गर्भगृह यहाँ पर रखा हुआ है, ये आपका शिखर है, देखिए यहाँ पर हल्का सा कर्व बन रहा है ना, इसको आमलक कहा जाता है। ये आपका क्या है, तो ये कहीं ना कहीं नॉर्दर्न स्टाइल का टेम्पल है। जो राम मंदिर अभी भी बन रहा है उसमें भी देखेंगे तो इसी तरह का आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक ना। ये नॉर्दर्न स्टाइल के मंदिर हैं। पुराने केशव देव मंदिर आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। क्या बोला मैंने, केशव देव मंदिर नॉर्दर्न स्टाइल के मंदिर का उदाहरण है, और खजुराहो के जो मंदिर है ना वो भी इसका उदाहरण होते हैं। ओके, उत्तर भारत में एक पत्थर के चबूतरे पर पूरे मंदिर का निर्माण होना आम बात है, जिसकी सीढ़ियां ऊपर तक जाती हैं। इसके अलावा दक्षिण भारत के विपरीत उत्तर भारत में निर्मित मंदिरों में आमतौर पर विस्तृत चार दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े चार दीवारी है, और चार दीवारी के अंदर तालाब होता है, मंदिर होता है, और भी बहुत सारा कुछ होता है कि उसके भीतर एक छोटा मोटा शहर बस जाता है, इतना बड़ा उसका चार दीवारी होता है। 6 गोपुरम आपको दिखेंगे एक एक मंदिर के प्रवेश, 6 तरफ में उसका मंदिर का प्रवेश बनाया हुआ है, ठीक ना। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ कि लेकिन उत्तर भारत के मंदिरों में आपको बड़े चार दीवारी आपको मंदिर के आस पड़ोस में कहीं भी नहीं दिखेंगे। एक पहला अंतर पता चल गया आपको। ओके, अगला क्या है कि जबकि शुरुआती मंदिरों में सिर्फ एक मीनार या शिखर होता था, बाद में इसकी संख्या एक से अधिक हो गई। कानपुर का जो आप मंदिर सुनते हो, देवगढ़ का जो मंदिर सुनते हो, और या फिर आप जो ललितगढ़ का मंदिर सुनते हो, गुप्त कालों के समय मंदिर बनाने की शुरुआत हुई थी उत्तर भारत में। गुप्त काल से पहले भारत में मंदिर नहीं बनते थे, गुप्त काल के बाद ही मंदिर बने हैं भारत में। तो ये जो मंदिर बने हैं ये शुरुआती मंदिर थे, जिसमें एक प्रमुख देवता और 4 उनके गौण देवता शामिल होते थे। बीच में एक देवता रहेंगे और 4 कोनों पर 4 देवता रहेंगे। ओके, गर्भगृह का निर्माण हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे होता है। गर्भगृह का मतलब जहाँ पर प्रमुख देवता निवास करते हैं। उपविभाजन क्या है, शिखर के आकार के आधार पर नागर शैली के मंदिरों को कई उपखंडों में विभाजित किया गया है। भारत के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों के लिए अलग अलग नाम है। हालांकि साधारण शिखर का सबसे सामान्य नाम जो आधार से वर्गाकार होता है, जिसकी दीवारें शीर्ष पर एक बिंदु पर अंदर की ओर वक्र या ढलनादार होती हैं, उसे लैटिना या रेखा प्रसाद प्रकार का शिकार कहा जाता है। कुछ नहीं है, मैं दिखा देता हूँ क्या किसको बोलते शिकार। ये देखो, यही है शिकार, है ना। आगे क्या है, आगे एक और होगा जिसको छोटा सा फमसाना कहा जाता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नागर क्रम में दूसरा प्रकार प्रमुख प्रकार का स्थापत्य रूप फमसाना है, जो लैटिन की तुलना में व्यापक और छोटा होता है। इसकी छतें कई स्लैब में निर्मित होती हैं, जो धीरे धीरे इमारत के केंद्र में एक बिंदु तक बढ़ती जाती हैं। लैटिना के विपरीत तेजी से बढ़ते ऊंचे टावरों की तरह दिखती हैं। नागर भवनों में तीसरे प्रमुख उप प्रकार को आमतौर पर वल्लभी कहा जाता है। ये एक छत के साथ आयताकार इमारतें एवं गुंबददार कक्ष प्रदर्शित होती हैं। उदाहरण के लिए खजुराहो का मंदिर, सूर्य मंदिर ले सकते हैं आप, कोणार्क का, मोढेरा में सूर्य मंदिर, गुजरात व ओइसन के मंदिर जो हैं ये सब के सब नागर शैली के उदाहरण हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आए आपको एग्जाम में, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये मंदिर का फोटो तो ध्यान में रहेगा ही ना। अब सुनिएगा, एग्जाम में एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। एक स्ट्रक्चर इस तरह का ड्रॉ कीजिएगा। अलग अलग जो मंडप क्या होते हैं, आमलक क्या होता है, ये जो आपको बताया मैंने ये क्या होता है, बस इसको भी अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे और कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं एक मैप बनाकर दिखा देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय शैली क्या है, अब देखिए इन दोनों में अंतर आपको दिख गया होगा। यहाँ पर क्या मंडप है, तो मंडप देखिए किस प्रकार का है, ये पिरामिड दिखेगा आपको, ये शिखर कहा जाता है इसको विमान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विमान। ये जो ढांचा होता है इसको विमान कहा जाता है। ये गोपुरम है, ये पूरा 4 दीवारी में ये प्रवेश द्वार होगा। यहाँ पर एक विशाल नंदी रखा हुआ रहता है, ठीक है, नंदी रखा हुआ रहेगा, एक गोपुरम होगा, और इसके अंदर एक तालाब भी होता है इस कंपाउंड के अंदर में। ओके, नागर मंदिर के विपरीत द्रविड़ मंदिर परिसर के दीवार के भीतर संलग्न होते हैं। मंदिर के सामने की दीवार पर एक मुख्य प्रवेश द्वार बना है जिसे गोपुरम कहते हैं। मंदिर का आकार एक पिरामिड की तरह होता है, जिसके ऊपरी भाग को तमिलनाडु विमान कहा जाता है। परिसर के भीतर एक बड़ा जलाशय या मंदिर का तालाब भी प्रायः पाया जाता है। सहायक मंदिर या तो मुख्य मंदिर मीनार के भीतर समाहित होते हैं या मुख्य मंदिर के बगल में अलग छोटे मंदिर के रूप में स्थित होते हैं। भूमि के विशाल क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले ये मंदिर समृद्ध प्रशासनिक केंद्र बन गए थे। प्रशासनिक केंद्र बन गए थे मंदिर, इतने ज़्यादा समृद्ध होते थे। उपखंड क्या है इसके अलग अलग, तो वर्ग इसे आमतौर पर, जिस तरह से उत्तर भारत के मंदिरों के कुछ उपखंड थे ना, उसी तरह से दक्षिण भारत के मंदिरों का भी कुछ उपखंड है। ये मूल से 5 अलग अलग आकृतियों के हैं। वर्ग जिसे आमतौर पर कुटा कहा जाता है, आयताकार या सालाश्रय,
अंडाकार जिसे गज प्रतिष्ठा या हाथी समर्थित या जिसे वृत्तायत भी कहा जाता है, ये सब अगर आपको ध्यान में नहीं रहे तो मत रखिएगा। मैंने आपको ध्यान में रखने के लिए क्या बोला है कि मंदिर की आकृतियों को, मंदिर का डिजाइन को बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आपको एग्जाम पूछा जाएगा, पिछले साल नॉर्थ इंडिया का मंदिर पूछा गया था बीपीएससी में 68 बीपीएससी में, तो 69 में या 70 में पूछा जा सकता है दक्षिण भारत के मंदिर, चर्चा में था, इसलिए मैंने डिटेल बता दी है। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, आगे और भी पढ़ा दूंगा मैं। बाकी इसके उदाहरण देखिए कौन कौन से हैं। कांचीपुरम तंजावुर, तंजौर, मदुरई, कुंभकोणम तमिलनाडु के सबसे प्रसिद्ध मंदिर शहर हैं। ये सारे के सारे मंदिर आपको दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगे। द्रविड़ शैली के मंदिर, द्रविड़ शैली और नागर शैली में अंतर पता चल गया होगा। 4 दीवार होता है, गोपुरम होता है, नंदी होता है, विमान होता है, पिरामिड नुमा होता है, वो पिरामिड नुमा नहीं होता है, उसमें कोई गोपुरम नहीं होता है, उसमें अलग अलग मंडप बनाए जाते हैं, इसमें एक ही मंडप होता है। और कल्याण मंडप, कल्याण मंडप, अब यूपीएससी ने 2019 में इसको पूछा था कि कल्याण मंडप किन शासकों ने बनवाया था। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि पांड्यों से शुरू कीजिए, चोलों से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक आ जाइए, आपको क्या दिखेगा, द्रविड़ मंदिर का निर्माण दिखेगा। विजयनगर साम्राज्य में मंदिरों का पतन हो गया था। तो कल्याण मंडप जो यूपीएससी ने 2019 में पूछा था पीटी में कि कौन से शासकों ने इसको बनवाया था और क्यों यूज किया जाता था इसको, तो कल्याण मंडप विजयनगर शासकों ने मंदिरों में जोड़ा था। कल्याण मंडप का मुख्य काम होता था शादी विवाह को ऑर्गेनाइज करवाना। उसमें कल्याण मंडप में शादी ऑर्गेनाइज किए थे, मंदिर पर शादी होती है। दक्षिण भारत में आज ही मंदिर पर शादी होते हैं, लेकिन उत्तर भारत में मंदिरों पर शादी नहीं होते हैं, आमतौर पर अपने अपने घरों पर होता है या कहीं और होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है वो पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है। क्या है, तो एम्पेरर ड्रीम कम टू लाइफ, 13th सेंचुरी रिजर्वायर होप टू रिस्टोर लॉस्ट ग्लोरी। ठीक है भाई, देखिए ये एक जगह है दिल्ली में जिसको किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश के समय में बनाया गया था। और हौजे शमसी, इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा क्योंकि इस तरह के फैक्ट पीटी में कई बार पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली में महरौली के इलाकों, महरौली कौन सा जगह है, तो दिल्ली में महरौली का इलाका जो है वहीं पर आपको कुतुब मीनार वगैरह सब दिखेगा, महरौली है ना। महरौली का जंगल वगैरह भी है, जैन मंदिर भी है, बहुत सारा कुछ है वहाँ पर, घूमने फिरने की अच्छी जगह है। तो यहाँ पर एक इल्तुतमिश के द्वारा हौजे शमसी प्रोजेक्ट बनाया गया था। ये क्या था, तो ये है आपका, इसको शमसी तालाब भी कहा जाता है। इसको एएसआई फिर से सही कर रही है और इसको अच्छा बनाने की कोशिश कर रही है। हौजे शमसी, क्या ध्यान में रखेंगे, हौज ए शमसी किसने बनवाया था, तो इल्तुतमिश के समय में 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। ठीक है, और एएसआई जो है वो इसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसको फिर से रीस्टोर कर इसको पर्यटन प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। और ये बहुत ही बदहाल स्थिति में आ गई थी, इसको सही करने की कोशिश कर रही है। तो हौजे शमसी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये कहाँ पर है, तो ये दिल्ली में है, महरौली के इलाके में है और इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। और एक तरीके से हौजे शमसी के जैसे हौज खास होता है ना, हौज खास में एक बड़ा सा तालाब है, वहाँ पर आपको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए स्ट्रक्चर दिखेंगे। उर्दू का एक विद्यालय स्थापित किया था फिरोज शाह तुगलक का, वहाँ पर मकबरा वगैरह भी है हौज खास में। तो उसी तरह से हौज शमसी है यहाँ पर, ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था आपका इल्तुतमिश ने। चलिए आगे के न्यूज़ पर चलते हैं। अगला न्यूज़ है एनसीआरबी के रिपोर्ट से जुड़ा हुआ। क्या है, हाईएस्ट केस ऑफ सेक्सुअल वायलेंस मेक दिल्ली मोस्ट अनसेफ फॉर वुमेन। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने देश की राजधानी महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित जगहों में से एक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत सरकार का ही एक विभाग है, गृह मंत्रालय का एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये कह रहा है ये। और इसका क्या कारण हो सकता है तो वो मैं नहीं बताऊंगा, कारण आप सोचेंगे। मैं एनसीआरबी के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा और भारत सरकार कौन कौन से प्रयास कर रही है या वुमेन सेफ्टी को लेकर कौन कौन से प्रावधान है अपने देश में, बस मैं उसको बताऊंगा। कारण आप सोचेंगे, कारण मैं नहीं बताऊंगा। कारण सोचिएगा और देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, रिपोर्ट में क्या सब दिया हुआ है कि 2020 में 2,45,844 था, 2021 में 2,89,045 और 2022 में 2,98,988। दिल्ली पुलिस और दिल्ली में आपराधिक चीज़ें केंद्र सरकार के तहत में आती हैं। केंद्र सरकार की विफलता है दिल्ली में इतना ज़्यादा क्राइम, वो भी महिलाओं को लेकर क्राइम। जब आप एमपी में महिलाओं के मुद्दे पर चुनाव जीत रहे हो, लाडली बहन, तो दिल्ली की बहन लाडली नहीं है क्या, बताइए। जवाब देना चाहिए था इसका कि क्यों इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे भाई, क्यों इतना ज़्यादा क्राइम हो रहा है। दिल्ली में सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, 2,98,000, 3 लाख क्राइम। यहाँ पर जो आंकड़े लिखे हुए हैं वो आपको अचंभित कर देंगे कि सभी जो क्राइम है, साइबर क्राइम हो, मर्डर हो, क्राइम अगेंस्ट अलग अलग चीज़ों, किडनैपिंग, रेटिंग, इनमें सबसे ज़्यादा क्राइम किनके खिलाफ है, तो महिलाओं के खिलाफ क्राइम सबसे ज़्यादा है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आंकड़े को ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको ये रखना होता है ना, जैसे आंकड़ा मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा।
एनसीआरबी का जो रिपोर्ट होता है ना, ये दरअसल में आपके एग्ज़ाम मेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मेंस में जब आप ह्यूमन से संबंधित या दलितों से संबंधित कोई मुद्दा आया तो उनसे जुड़ा हुआ एनसीआरबी डेटा यूज़ कर लीजिए, या फिर बच्चों से संबंधित कोई मुद्दा आता है, यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन के खिलाफ भी है, दूसरे नंबर पर बच्चे ही आते हैं, है ना, उन्हीं के खिलाफ में क्राइम होता है, साइबर क्राइम है यहाँ पर। तो ये सब आंकड़े आप कहाँ पर यूज़ करेंगे, आंकड़े नहीं, ये आप बता सकते हैं कि दिल्ली में महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा अनसेफ है, राजस्थान का कौन सा पोजीशन आता है, बिहार का कौन सा आता है, यूपी का कौन सा आता है, ये आप आंसर राइटिंग के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ कि भारत सरकार कौन कौन सा प्रयास कर रही है महिलाओं के लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है कि महिला सुरक्षा को लेकर संसद समेत तमाम राज्य सरकार ने कई कानून बना रखे हैं। इसके अलावा इन सरकारों द्वारा तमाम दूसरी तरह की कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। इन कानूनों में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 शामिल है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस से महिलाओं की सुरक्षा के लिए 2005 में अधिनियम बनाया गया था। दहेज निषेध अधिनियम 1961 शामिल है। सती अशिष्ट रूपेण प्रतिषेध अधिनियम 1986 शामिल है। अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 शामिल है। इसके अलावा सती अधिनियम 1987, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध निवारण अधिनियम 2013। इसी के साथ साथ सी बॉक्स भी जोड़िएगा। सी बॉक्स क्या है? तो कहीं पर भी कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी सेक्टर, कहीं पर भी कोई भी ऑफिस जहाँ पर महिलाएं काम कर रही हैं, वहाँ पर ऑफिस को सी बॉक्स बनाकर रखना होता है। और सी बॉक्स ऑनलाइन भी पहल है, जिसके द्वारा महिलाएं क्या कर सकती हैं, अपना कंप्लेन ऑनलाइन दायर कर सकती है भारत सरकार के पोर्टल पर। सी बॉक्स में, सी बॉक्स महिलाओं के लिए बनाया गया एक पोर्टल है, जिस पर जाकर वो क्या कर सकती हैं, उनके खिलाफ कहीं पर भी कोई भी क्राइम हो रहा है किसी भी ऑफिस में, कहीं पर कार्यस्थल पर, तो वो डायरेक्ट जाकर वहाँ पर अपना कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। उसके बाद उस ऑफिस को एक छोटा मोटा सा जांच के लिए 2-4 लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा, जो इन मामलों की जांच करके जल्द से जल्द रिपोर्टिंग करेगा। तो सी बॉक्स की अवधारणा को समझिएगा। जहाँ पर भी छोटा सा भी कोई ऑफिस है तो वहाँ पर सी बॉक्स जैसी चीज़ों को मान्यता जरूर दी जानी चाहिए। सी बॉक्स भारत सरकार का एक पहल है, जिसके तहत क्या किया जाता है, महिलाओं के कंप्लेन के लिए ऑनलाइन एक सुविधा मुहैया करवाई जाती है। तो ये सब पहल ध्यान में रखिएगा। उसके अलावा क्या है, एनसीआरबी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। और एनसीआरबी का स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में इस उद्देश्य से की गई कि भारतीय पुलिस में कानून व्यवस्था से प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस तंत्र को सूचना प्रौद्योगिकी समाधान व आपराधिक गुप्त सूचनाएं प्रदान कर समर्थ बनाया जा सके। राष्ट्रीय पुलिस आयोग 1977 से 81, गृह मंत्रालय कार्यबल को 1985 की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था कि जितने देश में क्राइम होते हैं ना, उनके रिकॉर्ड करे। लेकिन एनसीआरबी खराबी क्या है कि जब कोई क्राइम दर्ज किया गया है उसी को रिकॉर्ड करता है। ये अपने देश में क्राइम दर्ज करने का रेशियो ही बहुत कम है। तो यानी कि असल में दिल्ली में कितने क्राइम हो रहे हैं ये तो पता भी नहीं है, बिहार में कितने हो रहे हैं ये तो पता भी नहीं है। ब्यूरो को यौन अपराधियों के राष्ट्रीय डेटाबेस को बनाए रखने, इन्हें नियमित आधार पर राज्य क्षेत्रों के साथ साझा करने का काम भी सौंपा गया है। एनसीआरबी को ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के तकनीकी और परिचालन कार्यों प्रबंधन हेतु केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है, जिसके माध्यम से कोई भी नागरिक अश्लीलता या बलात्कार, सामूहिक बलात्कार संबंधित अपराध के सबूत के रूप में वीडियो क्लिप अपलोड कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ये डायरेक्ट आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। अंतर प्रचलित आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी भी एनसीआरबी को ही दी गई है। आईसीजेएस देश में आपराधिक न्याय के वितरण के लिए उपयोग की जाने वाली मुख्य आईटी प्रणाली के एकीकरण को सक्षम करने के लिए राष्ट्रीय मंच है। यह प्रणाली 5 स्तंभ पुलिस, अपराध, आपराधिक ट्रैकिंग, नेटवर्क सिस्टम के माध्यम से, फॉरेंसिक लैब के लिए ई फॉरेंसिक, न्यायालयों के लिए ई कोर्ट, लोक अभियोजन, ये पांचों के पांचों तंत्र को मिलाकर ये प्रणाली जो है वो काम करता है। ई अभियोजन जेलों के लिए ई जेल को एकीकृत करने का प्रयास करती है। भारत सरकार ने 2026 तक लगभग 3500 करोड़ रुपए के वैसे आईसीजेएस के दूसरे चरण का लक्ष्य भी रखा है। ये रिपोर्ट कौन कौन सा देती है, तो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या पर रिपोर्ट, जेल सांख्यिकी, भारत में गुमशुदा महिला और बच्चों की रिपोर्ट भी, ये सारे के सारे ये रिपोर्ट जारी करता है एनसीआरबी गृह मंत्रालय के तहत में काम करता है। सारा कुछ मैंने बता दिया आपको। और महिलाओं के लिए कौन कौन सा चीज़ चल रहा है ये भी बता देता हूँ। लाडली बहन योजना चर्चा में है तो इसलिए बता देता हूँ। इसके तहत एमपी गवर्नमेंट 1200 रुपये पर मंथ महिलाओं को पैसे देती है। इस योजना में सभी वर्गों के
कोई जाति पर आधारित नहीं, सभी वर्गों के कोई भी जाति हो, अगर वो गरीब है तो उसको 1200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। यदि उन्हें अन्य योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो वह पूर्ववत मिलता ही रहेगा। इस योजना पर 5 वर्षों में अनुमानित 60,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 60,000 करोड़ महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बहुत ही अच्छा कानून है, जिसमें उनको आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं सशक्त बनाता है। लेकिन 1200 रुपये में क्या होता है यार। हाँ, इन्होंने ये बोला है कि हम आने वाले समय में इसमें पैसा और बढ़ाते जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए था कि लाडली बहन योजना दरअसल में है क्या। कोई भी गरीब महिला है, किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म की, तो उसको 1200 रुपये पर मंथ दिया जाता है। मुख्यमंत्री का लाडली बहन योजना प्रदेश की बहनों की ज़िंदगी बेहतर बनाएगी, बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्होंने नर्मदापुरम ज़िले से लॉन्च किया था। ये सब आपके जानने की चीज़ नहीं है, बस लाडली बहन योजना क्या है ये आप जान लीजिएगा कि MP गवर्नमेंट की एक योजना है, जिसके तहत महिला सशक्तिकरण के लिए वो प्रत्येक गरीब महिला को, ये चीज़ सही है, प्रत्येक गरीब महिला को, और इसके कारण से जीत भी गए यार वो राज्य। और जीते ही नहीं, कांग्रेस को ह्यूमिलिएट किया है उन्होंने, इतने बुरी तरीके से हराया है उन्होंने, महिलाओं को अपने पक्ष में ले आए शिवराज सिंह चौहान। ये तो आपको मानना पड़ेगा। 1200 रुपये पर मंथ देंगे वो महिलाओं को, बस यही था ये योजना। तो आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन में काफ़ी सारे टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ में। कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताइएगा, और कोई अगर फीडबैक देना हो, कोई कुछ छूट जाता है, कुछ सुधार करना है, तो भी निस्संदेह मुझे बताइए कमेंट करके। मैं उस पर भी आपके कमेंट पढ़ता हूँ, उस पर भी आपको सुधार करके दिखाऊंगा आने वाले समय में। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।